नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने मुल्क भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस विषय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जो कार्य, जो जिम्मेदारी और जो मुहिम भारतीय अवाम ताकत दल ने लिया है पूरे देश में भारतीय एकता और भारतीयता के आधार पर ही जो है भाईचारा, राष्ट्रभक्ति, सद्भाव सब कुछ स्थापित करने के लिए, तो उसमें क्या क्या बाधाएं हैं उसकी जानकारी होना अपने भारतीय भाई बहनों को भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी उसके समाधान और निवारण का या इलाज का रास्ता वो बन सकता है, निकल सकता है। तो वो एक व्यक्तिगत स्वार्थ की बात चल रही थी। ये बिल्कुल एक निष्पक्ष विचार से यह इस बात को कबूल करना होगा और स्वीकार करना होगा, ये तथ्य है कि अमूमन हमारे देश के लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ वो काफ़ी घर कर गया है और जब भी इसके अवसर आते हैं वो प्रकट भी होता है। अब किन कारणों से है, कारणों पर न जाकर के ज़्यादा वो इलाज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन उन कारणों में कारण की बात की जाए जो 60-70 सालों से जो देखिए शासन प्रशासन का जो माहौल है उसका बहुत असर पड़ता है समाज पर, इसलिए कि समाज को तमाम काम जो है व्यवस्था और प्रशासन से होता है। तो जिस तरह का माहौल शासन प्रशासन देता है समाज में भी उसको उसी प्रवृत्ति का वो बढ़ावा मिलता है, इतना सभी को जानना चाहिए। तो जो माहौल इस जेएनपीसी ने 60-70 सालों से लागू किया और मोरालेस ये उसी के आसपास ये बीजेपी के लोग भी जो उनका शासन प्रशासन वही चल रहा है कि यदि आप व्यक्तिगत स्वार्थी हैं और ऊंचे दर्जे के व्यक्तिगत स्वार्थी हैं विथ सफिस्टिकेशन यानी सफाई के साथ, सफेद पोशी के साथ, और जितने हायर डिग्री ऑफ सफिस्टिकेशन है उतना ही अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। मतलब कि जो सबसे बड़ा नेता वही होगा जो ज़्यादा स्वार्थी होगा लेकिन ज़्यादा सफिस्टिकेशन के साथ, ज़्यादा मुलम्मेदारी के साथ। तो जो 60-70 सालों से जो राजनीति चलाई गई उसमें एक स्पष्ट संदेश था कि व्यक्तिगत स्वार्थी लोग वो भले कुछ
मुखौटा लगाएं, वो राष्ट्र की बात करें, समाज की बात करें, गरीबों की बात करें, ये उनके जुमले रहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ उनका मुख्य वो एजेंडा होता है। इसी कारण वो लूटपाट भी मचाते हैं, अपने परिवार को कोई आगे बढ़ाते हैं। तो तमाम इस तरह से भ्रष्टाचार की बातें आती रहती हैं, लेकिन वही व्यक्तिगत स्वार्थ। तो जैसे बताया गया है कि वो जितने ऊंचे दर्जे का, हायर डिग्री का और उतनी सफाई से, विथ सफिस्टिकेशन के साथ वो आपका व्यक्तिगत स्वार्थी रहेगा, उतनी हायर पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। ये एक चरित्र रहा है राजनीति में। फिर जब उसमें गिरावट आई तो राजनीति में जो वो भ्रष्टाचारी तो हो गए थे, फिर अपराधी, फिर इसमें तिकड़मी, और फिर इसमें बलात्कारी, तमाम इस तरह के इन सब चीज़ों के कई चरित्र का ये लगभग कुछ अपवादों को छोड़कर इस तरह की राजनीति हो गई। समाज में क्या असर पड़ा? समाज में ये असर पड़ा कि इस मानसिकता को बढ़ावा मिला। यदि आप ईमानदारी से और जो इस देश का कानून है, नियम है, वो पालन करते हुए आप जीवन बसर करना चाहेंगे, तो अधिक से अधिक आप हैंड टू माउथ ही आप करें। लेकिन आपको ये तेज प्रगति करनी है तो थोड़ा बहुत मेहनत तो खैर लगती है, आपको तिकड़मी बनना पड़ेगा। आपको काफ़ी वो झूठ बोलना पड़ेगा लोगों को या जनता को या जितने भी आसपास लोगों से, आपको अधिक से अधिक वो झूठ बोलना पड़ेगा। और इस तरह के प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला वो हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी, और जुडिशरी में भी उसका असर होगा, और समाज में भी एक बहुत घातक प्रवृत्ति यानी शुरू हुई कि परिश्रम के बल पर और नियम कानून का पालन करके अधिक से अधिक आप जो है वो एक जिंदा रह सकते हैं, हैंड टू माउथ रह सकते हैं। यदि आपको तेज प्रगति करनी है तो ऊंचे दर्जे का तिकड़मी बनिए, ऊंचे दर्जे का बड़ी सफाई से झूठ बोलना सीखिए और लोगों को धोखा देना सीखिए। इस प्रवृत्ति को बहुत बढ़ावा मिला। तो ये प्रवृत्तियां भी भारतीय एकता के बारे में बहुत बात है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ का जो कुछ नमूने जो देखने को मिलते हैं, और ये तो बताया गया है कि राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए, मुल्क परस्ती के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का शून्य होना अनिवार्य है। उसकी एक पूर्व शर्त है। यह व्यक्तिगत स्वार्थ का ही वो दुष्परिणाम, कई दुष्परिणाम है कि अमूमन भारत के लोग वो बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ अपवादों को छोड़ करके, और इसीलिए कभी कोई आतंकवादी भी खरीद लेते हैं किसी को। हमारी सेना में भी एकाध लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, समाज में तो खैर हुआ ही है। और इस देश को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री था उसके ज़माने में रक्षा मंत्रालय के और हमारे मिलिट्री के बहुत ही संजीद, मार्मिक और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स उन विदेशी
जो एजेंट थे डिफेंस डील के, रक्षा सौदों के जो डीलर थे, सौदेबाज थे, उनको हासिल हो गई थी इसी रक्षा मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो एक स्पाई स्कैंडल चला था और काफ़ी माने काफ़ी वो चर्चाओं में रहा राजीव गांधी के ज़माने में। और एक कंधार वाला प्रकरण किसी एपिसोड में बताया गया था, वो भी इस बात का नमूना है कि भारत का, अपने देश का हवाई जहाज़ जो है, यात्री हवाई जहाज़ काठमांडू से दिल्ली के लिए चला था। आतंकवादियों ने उसका अपहरण करके फिर जगह जगह उन्होंने प्रयास किया, इस्लामाबाद में प्रयास किया, अरब के देशों में प्रयास किया, फिर घुमाते घुमाते वो कंधार ले गए अफ़गानिस्तान के, और वहाँ वो बार्गेन करने लगे, सौदेबाजी करने लगे। और उसी वक्त जो है ये हाफिज सईद, जो आतंकवादी खुकार किस्म का, वो भारत के जेलों में बनता। तो उनकी मांग ये थी कि हाफिज सईद कुछ और आतंकवादियों को छोड़िए, तब आपके ये जो बंधक बनाए गए हैं भारत के यात्री विमान के, वो छोड़े जाएंगे। अब उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। काफ़ी लोग जो वो विदेश मंत्रालय और प्रधान मंत्रालय को घेर के बैठ गए। उनका ये दबाव था कि हमारे जो रिश्तेदार, हमारे जो प्रियजन, वो जो बंधक बनाए गए हैं आतंकवादियों के द्वारा, उनकी जो बंधक बनाए गए हैं उनको छुड़वाइए और आतंकवादियों की सारी मांग मानिए। और वो आतंकवादी जो उनकी जो मांग है कि जो खुखार आतंकवादी आपस से सईद जैसे लोग, जिसको भारत ने बड़े मुश्किल से पकड़ा होगा, और जो हाफिज सईद हमारे हजारों भारतीय भाई बहनों को मौत के घाट उतारा होगा, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके हमारे जो है वो परिजन को छुड़वाइए। इस तरह का दबाव। और उसी जो घेर के बैठे थे और रोना पीटना कर रहे थे, उसी में ये जेएनपीसी के भी एजेंट थे उस माहौल को और गरमाने के लिए। और इसका स्वार्थ था कि यदि ये सरकार को झुका देंगे और आतंकवादी को छोड़ देंगे तो उसको एक मुद्दा मिल जाएगा कि भाई आपने आतंकवादी को छोड़ा, तो आतंकवादियों के साथ जो इसकी मिली भगत का जो पूरा इतिहास है जेएनपीसी का, उसको ढकने का उसको असर मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। इसीलिए जो है उसके भी एजेंट उसमें उस माहौल को गरमा रहे थे कि तमाम रोना पीटना चल रहा था और एक संवेदनशीलता के साथ जो है वो विदेश मंत्रालय और प्रधान मंत्रालय को घेर के बैठे हुए थे। और उनकी मांग क्या थी कि उस हाफिज सईद को छोड़िए जो हमारे देश के, हमारे मुल्क के हजारों हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या किया होगा, या हमारे हजारों माताओं की कोख को उजाड़ा होगा, या हमारे हजारों बेटियों, बहनों और माताओं का सिंदूर उजाड़ा होगा। तो इन लोगों की मांग ये थी कि जो अब इनकी समझ से, जो उनकी समझ है कि जो इनके परिजन को बचाने के लिए उस आतंकवादी को छोड़ दीजिए। देखिए, ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक घिनौना रूप कि हमारे आदमियों को वहाँ से छुड़ाने के लिए जिसने हमारे ही भारतीय भाई बहनों की हत्या करवाई है, सैकड़ों हजारों को, उसको छोड़ दीजिए। यदि थोड़ा भी जब व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता और राष्ट्रभक्ति होती, कहें नहीं भाई ये हमारे भारतीय भाई बहनों को मारे हैं सब, दो चार और है चले गए के लिए, दो चार और भी चले जाते हैं, कोई परवाह नहीं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं। और ऐसी मिसाल दूसरे मुल्कों में मिली है
कि यही आतंकवादी जब विमान अपहरण किए हैं, जो ही उन्होंने कहा कि साहब हमने आपके विमान का या विमान यात्रियों का अपहरण कर लिया है, आप हमसे सौदेबाजी करिए, क्या तुम उसको मार दो, लेकिन हम तुम्हारे आतंकवादी जो पकड़े हैं उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक बहुत बड़ा नमूना है, और हर मौके पर ये तो मोटा मोटी ये भारतीय जनता का दल इस YouTube के माध्यम से बता रहा है, ये नमूना है। और जो चुनाव के वक्त में इलेक्शन जब होता है, यही व्यक्तिगत स्वार्थ का सबसे घटिया किस्म का वो प्रदर्शन होता है। ये जो जातिवाद के आधार पर जो वोटिंग होती है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ का ही एक दूसरा उसका प्रकटीकरण है, उसका रूप है। यानी जातिवाद के जरिए व्यक्तिगत स्वार्थ को साधा जाता है, संप्रदायवाद के जरिए भी व्यक्तिगत स्वार्थ को साधा जाता है। दूसरे शब्दों में जातिवाद जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का ही एक तरीका है, संप्रदायवाद भी व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का एक तरीका है, प्रांतवाद भी व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का एक तरीका है, भाषावाद भी व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का एक तरीका है, क्षेत्रवाद भी, उसमें का समूहवाद भी अपने अपने तरीके से व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के तरीके हैं। इसलिए कि जातिवाद से, संप्रदायवाद से, भाषावाद से, प्रांतवाद से कभी जाति का, संप्रदाय का, भाषा का, प्रांत का कभी भला हुआ न तो भला हुआ है और न भला होगा। और इसके आगे और भी जो पैसे पर हमारे मतदाता, आदरणीय भारतीय भाई मतदाता अपना जो है इतना अमोघ अस्त्र वो कि सौदेबाजी कर लेते हैं पैसे पर, पैसा मिलने पर जो है वो जानते हैं कि ये समाज का कोड है, ये बहुत झूठ बोलता है, जनता को धोखा देता है, बहुत बड़ा अपराधी है, पैसा उसने दिया है बस, या इस अर्थ की वो हमारे जो गलत सलत और गंदे धंधे को चलवा देगा, वादा किया है इसने, फिर इसी स्वार्थ में जो है उस इलेक्शन में सपोर्ट उसको मिलता है, पैसे से भी सपोर्ट मिलता है। तो भारतीय जनता दल तो कुछ नमूने जरूरी बने, ये चीज़ें बड़ी काफ़ी जड़ ले चुकी हैं। ये सारी चीज़ें जो है भारतीय एकता के माहौल, भारतीय एकता के प्रयास में, उसके रास्ते में काफ़ी वो रोड़ा है बात। तो इसका भी निदान करना होगा, इसका भी रास्ता ढूंढना होगा, इसका भी इलाज करना होगा। कल एक समाचार आया कि जो ही कहीं कहीं लॉकडाउन में ढील दी गई, शराब की दुकानें खोली गई, और दक्षिण के कुछ राज्यों में, शायद आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में, सरकार बड़ी खुश हो गई कि कम से कम शराब की बिक्री हुई तो कुछ उसको राजस्व मिला, वो मिला। लेकिन बहुत कम लोगों की कल्पना में आ सकता है कि सन 47 के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री का काल भी आया था, प्राइम मिनिस्टर था, जिसने अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में 27 महीने तक पूरे देश में उसने शराबबंदी लागू किया था। आज न उसकी कोई बात करने वाला है, न कोई महत्व देने वाला है, और न कोई चर्चा करने वाला है टीवी चैनलों पर कहीं पर भी। जहाँ पर देखिए शराब जो है ये सामाजिक बुराई है, और खास करके हमारे जो गरीब तबका है उसके लिए तो बहुत सबसे बड़ा अभिशाप है। ये कहने की मैंने ये स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके जो मियाँ लोग हैं, जो पति लोग हैं, किस तरह से जो है
वो जो भी कमाई रहती है, कमाई का काफ़ी हिस्सा इसमें तबाह करते हैं। थोड़ी सी कमाई वो परिवार को देते हैं और उस परिवार को, अपनी पत्नियों को, बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं। ये बहुत बड़ा अभिशाप है। और चरित्र का जो हनन है तो वो तो अलग से है। ये बहुत बड़ा सामाजिक राष्ट्रीय एक बुराई है, शराब जो है, इस पर बात नहीं होती है। लेकिन जान लीजिए कि मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में 27 महीने में पूरे देश में शराबबंदी लागू किया था। आज कोई भी पार्टी, और जबकि ये बीजेपी जनसंघ के रूप में इसके दो बड़े नेता आडवाणी और वाजपेयी मंत्री थे, आज यही बीजेपी जो है यानी उनके महत्व को कहने को मानसिक रूप से तैयार नहीं है। और भी उनकी उपलब्धियां हैं, ये जितना बखान नेहरू का करते हैं, इंदिरा का करते हैं, जो कि इस देश के गद्दार हैं, लेकिन वहीं पर जो मोरारजी देसाई की उपलब्धियां रही हैं अपने देश के लिए, एक तो मैंने यही बताया कि वो शराबबंदी लागू किए थे। और उस समय भी दक्षिण के राज्य काफ़ी विरोध कर रहे थे कि हमारा राजस्व और रेवेन्यू जा रहा था। लेकिन चूंकि वो अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने बताया कि नहीं, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक बुराई है, तो सामाजिक कीमत के आगे यानी कोई कीमत सामाजिक कीमत के आगे यानी किसी और कीमत का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बताया और उन दक्षिण के राज्यों में जो कि शराबबंदी के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठा रहे हैं, उनको शांत किया। तो शराबबंदी के विषय में और भी नौटंकियाँ हुई हैं। कुछ लोग शराबबंदी के आधार पर ही जो चुनाव जीत के आए हैं। ये नीतीश कुमार जो शराबबंदी लागू किए हैं, कितना ये नौटंकी वाला है। लागू है वो बिहार में? बिल्कुल नहीं है। तो उस जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, कई मामलों में, क्या मैं पूछता हूँ अपने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, क्या आपके ज़हन में है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया होगा जिसने जो महंगाई है, हमारे आम भारतीय भाई बहनों की पहली प्राथमिकता होती है, और सबसे अधिक मार भी इसी पड़ती है महंगाई की, जो हमारे आम भारतीय भाई बहन है, गरीब भारतीय भाई बहन है। इसको किसी प्रधानमंत्री ने काबू में किया है? लेकिन याद रखिए, हमारे आदरणीय मोरारजी देसाई ने महंगाई को काबू ही नहीं किया, महंगाई को नीचे तक ले आए, हमने कम किया हुआ। इस पर एक विस्तार से किसी एपिसोड में बताया गया है। लेकिन ये समझिए, और ये पूरा राजनीतिक माहौल जेएनपीसी तो नहीं कर सकती, क्योंकि जेएनपीसी के विरोध में ही तो आए थे वो मोरारजी देसाई। लेकिन जिस मोरारजी देसाई के अधीन में इसी जनसंघ या बाद में जो बीजेपी बनी है, इसके दो शीर्ष नेता कौन, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री रह चुके हैं, वो बीजेपी भी भूल गई है इनको। वो बीजेपी के लोग भी इसको महत्व देना गवारा नहीं समझते। तो उस आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की और भी उपलब्धियां हैं। आतंकवाद के विषय में भी सुन लीजिए, किसी एपिसोड में बताया गया है यूट्यूब के। एक बार वो प्रधानमंत्री की क्षमता में गए थे वहाँ शिलांग, तो वहाँ का मुख्यमंत्री बोला कि सर वो डोल नहीं आया है। अब इनकी समझ में नहीं आया कि डोल क्या होता है। DOL, डोल माने दान होता है। डोल माने ये जो कांग्रेसी सरकारें, कांग्रेस में जेएनपीसी की जो सरकार है, वो पैसे दे करके जो 6-7 प्रांत हैं ना, वो पूर्वोत्तर भारत में,
वो मैनेज करके वो 8-10 MP का व्यवस्था आराम से, जब पूरे देश से भले ये JNPC हार जाए, लेकिन 8-10 MP की व्यवस्था उसे पूरे भारत से सिर्फ इसी बल पर करता था कि कुछ डोल दे करके, कुछ दान दे करके। और डोल माने करप्शन, डोल माने वो पैसा का कोई हिसाब है, किताब है, ऐसे ही है। तो उसी डोल की मांग कर दिया वो मेघालय के मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से। तो इनको चूँकि मालूम नहीं था, तो फिर उन्होंने वापस में फ़ोन फान करके अपने प्रधान मंत्रालय से पूछा, तो वो समझ गए। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, आपको डोल तब मिलेगा जब आप ये दिखाएंगे कि आपका खुद राज्य जो है कितना राजस्व पैदा करता है, तो उसी राजस्व के समानुपात में आपको डोल मिल सकता है। मतलब कि आप खुद परिश्रम करिए, खुद कमाइए और फिर डोल की मांग करिए, तो कुछ उसके अनुपात में, समानुपात में कुछ आपको डोल मिल सकता है। अब जब तार्किक बात आई तो वो चुप हो गया, सुट हो गया वो मुख्यमंत्री। फिर उसने एक दूसरा मुद्दा उठाया कि सर यहाँ जो है भूमिगत आतंकवाद, मतलब कि अंडरग्राउंड टेररिज्म जो है वो सर उठा रहा है, मतलब इज लर्किंग इट्स अगली हेड, मतलब अपना सर उठा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तो आप क्या कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब हम क्या कर सकते हैं सर, हमारी तो छोटी सी पुलिस है, छोटी सी आर्म्ड पुलिस है, आर्टिलरी पुलिस है। ये आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकती है? उस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उस मुख्यमंत्री से ये नहीं कहा ठीक है हम सेना भेज देंगे, हम BSF भेज देंगे, हम SSB तो खैर नहीं थी BSF, हम वो CRPF भेज देंगे और भी फोर्सेज, और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज भेज देंगे। ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक आम सभा बुलाएंगे और मैं उसको संबोधित करूँगा। जरा गौर से सुनिएगा। तो आम सभा में उन्होंने क्या कहा? अच्छा, बोलते बहुत कम थे वो, बहुत थोड़ा, लेकिन जो भी बोलते थे सारगर्भित। अंग्रेजी में उन्होंने कहा, उसका अनुवाद भी आपको हम बोल देते। उन्होंने कहा कि लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया एंड इन इट only Indians can reside. Therefore, those who have any less and least faith in the Indian people, in the Indian soil, as well as in the Indian Constitution, shall have to leave this country immediately. कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ज़मीन है पूर्वोत्तर की, यह ज़मीन भारत की है और इसमें सिर्फ भारतीय लोग ही रह पाएंगे। इसलिए वो लोग जिनका यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के संविधान में जरा भी कम विश्वास है, वो इस देश को छोड़ दें। अब सवाल उठता है, इतनी बेबाकी से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री आतंकवादियों के लिए कहा है? यदि यही बात बेबाकी से कह दी गई होती तो सारे आतंकवादी कश्मीर से भाग गए होते। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की क्षमता में एक बार गए थे लंदन, मिजो विद्रोह का या मिजो आतंकवाद जो कि मिजोरम में चल रहा था, उसका नेता था उसमें लालटेंगा, जो कि लंदन में ही बैठ करके उस आतंकवाद को, उस मिजो विद्रोह को चला रहा था। तब जो उसको ये पता चला कि भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ आए हैं किसी मीटिंग के लिए, तो उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ तो लोग मिलने के लिए जो है वो लालायित रहते हैं। जितने भी आतंकवादी कश्मीर के थे उनसे बात करने के लालच, हमसे बात करेंगे ना आतंकवादी तो उनके जो प्रतिनिधि हैं अलगाववादियों से बात करेंगे, वो करेंगे। तो जरा उस दृष्टिकोण को जरा सुनिए। तो मीटिंग जब लंबी चलती है तो उसमें वो कुछ ब्रेक होता है। तो जो ब्रेक होता है तो आपस में जो
आपस में हाथों मिलाते हैं, जाओ करके अपना कुछ अपनी प्राइवेट बातें करते हैं। तो जितने भी वो पार्टिसिपेंट होते हैं या जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, तब तक ये लालडेंगा भी पहुंचा। उसने अंग्रेजी में बोला, सर आई एम लालडेंगा एंड आई वांट टू डिस्कस फ्यू ऑफ द इश्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लालडेंगा का नाम सुनते ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में यही स्ट्राइक किया कि इस बंदे को भारत की नागरिकता नहीं मिली है। उन्होंने बस एक ही सवाल किया, आर यू इंडियन? बस जो उसकी सबसे कमजोर नस थी उन्होंने दबाया कि आर यू इंडियन? तो उसको कहना पड़ा कि नो सर। उनका देन डोंट वेस्ट माई टाइम किया, मतलब तो हमारा समय यहाँ पर बर्बाद मत करो। और इसी कहकर उसको भगा दिया। कितने बेबाक थे। अब देखिए उसके आगे मैं बता रहा हूँ, वही लालडेंगा जब मरा लंदन में, उसकी डेड बॉडी को स्पोर्ट करने के लिए वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर था और उसी का रेल मंत्री था रामविलास पासवान। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर अपने रेल मंत्री रामविलास पासवान को, उसी लालडेंगा को जिसको कि मोरारजी देसाई ने बात किया ही नहीं, भगा दिया, उसकी डेड बॉडी को लंदन से एजाल स्काउट करने के लिए लगाया। ये असर देखिए, उनके भी समर्थक होंगे, उनके भी चमचे होंगे, लेकिन भारतीय जनता दल उस मानसिकता को रिस्टोर करना चाहता है, लाना चाहता है, जो मानसिकता हमारे सुभाष चंद्र बोस, मतलब हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस और हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई और हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से थे, और हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जो कि कर्नाटक से थी, और हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गढ़वी जो कि नागालैंड से थी। इनके जज्बे को वो लाना चाहता है। तब वहीं से जो है हमारे जब जिस वक्त हम उसको उनके जज्बे को महत्व देना शुरू कर देंगे, उनकी भावनाओं को अंदर लाएंगे, तो राष्ट्रभक्ति का भी भावना पनपती जाएगी। यही प्रयास होता है। इसलिए बार बार मोरारजी देसाई लोगों का काफ़ी कार्यकाल बताना पड़ता है। कल्पना करिए कि जहाँ पर इस तरह से शराब के विषय में तांडव हो रहा है, और एपिसोड में बताया जाएगा कि कितना नाटक चलता है देश की बुराइयों को लेकर। तो ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, फिर भी आगे एपिसोड में ये सारी बातें स्पष्ट की जाएंगी, और इन्हीं शब्दों के साथ इस जरूरी समीक्षा और मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।